चलो, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड को कवर किया था, उसके बारे में पढ़ाई की थी। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने अपनी यूनिट शुरू की थी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका पहला टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड, जो हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमने बात की थी, टोटल डिमांड जो होती है हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड को बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर भी हम कह सकते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर देश में कौन कौन पैसे खर्च करता है, तो प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट करती है, प्रोड्यूसर करता है, और नेट एक्सपोर्ट। ये हमारे अगर बात करें तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल डिमांड देश की निकल के आ जाएगी। अब हमारे लिए, क्योंकि हम लोग खाली इस साल क्लास 12th में आपके टू सेक्टर इकोनॉमी की पढ़ाई करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है C+I। उसके अलावा हमने फिर आगे देखा था, कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ाई की थी। कंजप्शन इनकम का फंक्शन होता है। हमने पढ़ा था कि इसका कहना था किसी भी इंसान की अगर इनकम जीरो है तो उसका कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। वो जो भी कंजप्शन करेगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, हमने बात की थी, वो क्या कहलाएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाएगा। ये किस वजह से एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा पास्ट सेविंग्स की वजह से। इसके अलावा हमने कहा था कि जो कंजप्शन है, केन्स ने कहा था कि जो कंजप्शन है वो कैसे बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, इसलिए कंजप्शन फंक्शन जो है वो लीनियर भी कहा जाएगा। फिर हमने कंजप्शन फंक्शन का कर्व बना के देखा था। कंजप्शन फंक्शन का जो आपका कर्व था वो कुछ इस तरीके से, अगर आप प्लॉटिंग करके बनाओगे तो बनेगा, या फ्री हैंड बनाओगे तो वो ऐसे बनाया जाएगा। मैथमेटिकली भी हमने बात की थी, अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं तो हम ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी वाई, मतलब बी मतलब स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व को अगर इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, उसमें कंजप्शन ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस करने के बाद। फिर हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की पढ़ाई की थी। इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था कि ये फंक्शन होता है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। हमने ये पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट हमने कहा था दो तरीके की होती है, कीन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, पहली इंड्यूस और दूसरी ऑटोनॉमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव पे, ये जो है इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मोस्टली गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है कांस्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम के किसी भी लेवल पे ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। हमारे लिए इस चैप्टर में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी तो वो किसकी बात की जाएगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट पीरियड में पढ़ रहे हैं। दो तरह के पीरियड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है लॉन्ग लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रन की पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, ऐसे समझ सकते हो, लॉन्ग रन का मतलब हो गया तुम्हारे पास किसी कोई काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय पड़ा है, 2 साल 3 साल 4 साल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास जितनी भी चीजें हैं मौजूद, आपका टारगेट अगर आपको फिर अगले 3 साल में अचीव करना है तो आपके पास जो भी चीजें हैं आप उन्हें अपग्रेड कर सकते हो। ठीक, 3 साल एक बहुत लंबा समय हो गया, 5 साल एक बहुत लंबा समय हो गया, 10 साल एक लंबा समय हो गया। ठीक है, तो आप उन चीजों को अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास समय है ही नहीं इतना, 10 दिन है, 15 दिन है, या फिर 1 महीना है, ठीक, तो ये कहलाता है शॉर्ट रन। अब इस समय में तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं, जिस चीजें तुम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज करोगे, उन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक, क्योंकि फंड्स वगैरह इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे। इसी वजह से शॉर्ट रन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी कांस्टेंट कंसिडर मोस्टली करी जाती हैं कुछ। तो यहाँ पे इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस ले रहे हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट कंज्यूम अज्यूम सॉरी करेंगे। हायर लेवल पे आपको ये फ्लक्चुएट करते हुए पढ़ने में मिलेगा। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, तो पढ़ लेते हैं भाई एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, वैल्यू होती है किसकी, टोटल आउटपुट की। आउटपुट का मतलब है यहाँ पे बेटा प्रोडक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन अवेलेबल इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक देश के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू, प्रोडक्शन किसका होगा भाई, प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, होगा नहीं होगा। ठीक, तो मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर एक पीरियड में या फिर कह लो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम उन सब की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या निकल के आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई निकल के आ जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई को इसीलिए
क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम भी कहा जाता है। ठीक, क्यों नेशनल इनकम क्यों आया था, तो डेफिनेशन देखो ना, अगर आप डेफिनेशन पे फोकस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डेफिनेशन नेशनल इनकम की होती है वो भी यही होती है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। और एग्रीगेट सप्लाई की भी वही है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं देश के अंदर एक साल के अंदर, वो हमारे क्या कहला रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई, वही हमारी नेशनल इनकम होती है। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, मतलब NNP-FC भी कह सकते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई की अगर मैं बात करूं, तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग एक्सपेंडिचर। कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये आप ऐसे देख सकते हो। देखो, एग्रीगेट सप्लाई मतलब नेशनल इनकम, इनकम को इस चैप्टर में हम वाई से डोनेट करेंगे। अब बेसिकली अगर तुम देखो, इनकम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन और सेविंग्स। मतलब अगर कोई इंसान 100 रुपए अर्न करेगा तो उस 100 में से 60 रुपए खर्च कर देगा, 40 सेव कर ले, हो सकता है 70 खर्च कर दे, 30 सेव कर ले। ठीक, तो यही तो सिचुएशन होगी, मतलब इनकम का दो ही काम होंगे, या तो कंज्यूम कर लो या सेव कर लो, या दोनों कर लो। तो इनकम क्या हो गई, कंजप्शन प्लस सेविंग हो गई। अगर आप पूरे 100 खर्च खर्च कर दोगे तो सेविंग आपकी जीरो हो जाएगी, और पूरे सब सेव कर दोगे तो कंजप्शन जीरो हो जाएगा। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ये बात आप पीछे पढ़ ही चुके हो। तो y को C+S कह सकते हैं कि इनकम के दो पार्ट होते हैं। अब y को अगर हम s कह रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई का क्या हो गया फॉर्मूला, C+S। ठीक, तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बन गया, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, C+I, वैसे इसका फॉर्मूला है C+S। ठीक, तो ये आप याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई के मतलब C+S का मतलब क्या हो गया, दो फंक्शन हो गए एग्रीगेट सप्लाई के, सॉरी दो कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से दो कंपोनेंट हो गए, अगर बात करें तो सी का मतलब हो गया कंजप्शन, और एस का मतलब हो गया सेविंग्स। यही तो मतलब हुआ। ठीक, तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, कंजप्शन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन फंक्शन के बारे में। तो बचता है सेविंग फंक्शन। तो अब अपने लोग सेविंग फंक्शन की पढ़ाई कर लेते हैं, देखते हैं कि सेविंग फंक्शन हमारा क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या कहता है। देखो, सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग भी किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन। सेविंग किसका फंक्शन होता है, इनकम का फंक्शन होता है। तो सेविंग को भी हम कैसे डोनेट करते हैं, फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक, तो सेविंग्स को ऐसे डोनेट किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेविंग काम कैसे करती है, तो सेविंग यार बहुत इजी है, कैसे काम करेगी, तो नॉर्मल लेवल पे सोच के देखो। चलो करके देखते हैं अपने लोग सेविंग कैसे काम करेगी। इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, एक शेड्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो, शेड्यूल। ठीक,
ठीक है, ये बन गया शेड्यूल। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनकम, इनकम को डोनेट करेंगे वाई से। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेविंग्स, सेविंग्स को डोनेट करेंगे एस से। ठीक है, तो अब वही है, इनकम वही रहेगी अपनी 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक, तो ये तो हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। इसे बंद कर देते हैं टेबल को। ठीक, अब बताओ, सोचो, बुद्धि लगाओ कि भाई अगर इनकम मेरी 0 है तो मेरी सेविंग्स कितनी होंगी, बताओ, सोचो। इनकम अगर 0 है तो सेविंग्स कितनी होंगी? तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंजप्शन का पिछला वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब मेरी इनकम 0 थी तो मेरा कंजप्शन कितना था, 60 था। ठीक, तो ये टेबल आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन या सेविंग्स। ठीक, कंजप्शन करो और सेविंग करो। अगर तुम्हारी इनकम 0 है मतलब वाई कितना है, 0 है। कंजप्शन कितना है, 60 है, प्लस सेविंग्स, तो सेविंग्स कितनी हो गई, -60। सेम दोबारा, इनकम कितनी है, 0। पिछला वाला कंजप्शन देखो कितना है, 130। तो सेविंग्स कितनी होगी, 100 माइनस 130। सेविंग्स निकल के आ गई -30। इसी तरीके से जब आप आगे निकालोगे तो ये 0 निकल के आएगा, ये 30 निकल के आएगा, ये 60 निकल के आएगा और ये 90 निकल के आएगा। तो सेविंग फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। ये जो -60 है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी ये सेविंग्स है -60, इसे डिस सेविंग्स कहा जाता है और इसे हम -C से डोनेट करते हैं, सॉरी डोनेट कर रहा हूं, डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसका कर्व, हमें तो क्या बनाना है, इसका कर्व भी बनाना है, तो इसका कर्व बना लेते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डाल लो कर्व। अब इसका कर्व कैसा बनेगा सर, तो इसका कर्व बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं सी। अब सेविंग्स माइनस से स्टार्ट हो रही है, यानी कि भाई नीचे से स्टार्ट हो रही है। अरे टेढ़ा क्यों जा रहा है ये? ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0। अब आपका सेविंग कर्व जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ -60 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सेविंग्स का जो आपका कर्व है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे निकलता चला जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया सेविंग्स का कर्व। अगर आप प्लॉटिंग करके बनाओगे तब भी ऐसे ही बनेगा। ये जो पॉइंट है जहां पे सेविंग कर्व किसे काट रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है। यहाँ पे सेविंग कितनी है, यहाँ पे क्या है, इनकम 0 है। चलो पहले प्लॉटिंग भी कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे इनकम और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे
सेविंग्स। ठीक, अगर मेरी इनकम 0 है तो मेरी सेविंग्स कितनी है? 200 है। तो यहाँ पे हमारी सेविंग्स है 200। ठीक, सॉरी, इनकम है 200 और सेविंग्स कितनी है? वो 0 है। जब इनकम कितनी है 200 तो सेविंग्स कितनी है? 0 है हमारी। ठीक, तो यहाँ पे सेविंग्स आपकी 0 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये जो हिस्सा है कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, ठीक, -60 तक का, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस सेविंग्स कहेंगे। -C बार से इसे डिनोट करेंगे। ठीक, अब अगर बात करें रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन देखो भाई कैसा है। इनकम 100 से बड़ी, सेविंग्स 30 से बड़ी, इनकम फिर 100 से बड़ी, सेविंग्स फिर 30 से बड़ी, इनकम फिर 100 से बड़ी, सेविंग्स फिर 30 से बड़ी, बड़ी नहीं बड़ी। ठीक, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अपने लोगों को डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सेविंग्स हमने पढ़ लिया, कंजप्शन हम पहले पढ़ा है। अब हमें क्या पढ़ना है? एग्रीगेट डिमांड और उसका शेड्यूल पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सेविंग्स का फॉर्मूला लिखना है। तो सेविंग्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, देखो डेरिवेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको एंड वाला याद करना है, बता दूंगा क्या याद करना है। हमने पढ़ा इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन और सेविंग्स। ठीक है, अगर मैं कंजप्शन की बात करूं, वाई ऐसी लिखा रहने दे, कंजप्शन का पीछे हम फॉर्मूला पढ़ के आए C+BY प्लस एस। सी की जगह मैं इतना लिख लूं। अब मैं क्या करता हूं? एस को इधर ले आता हूं। ठीक, एस को इधर ही रख देता हूँ, ये पूरी फिगर इधर ले जाता हूँ। तो पहले सी को इधर लेके जाऊंगा, तो ये इधर से इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस का, और ये क्या बन जाएगा? माइनस का। बी वाई इज इक्वल टू सेविंग्स। तो सेविंग्स इज इक्वल टू क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखो, ठीक, वाई -C बार मतलब, और -BY। अब मैं सेम वाले एक तरफ कर लूँ, वाई वाई वाले, तो -C बार ऐसी रह जाएगा, माइनस C बार ऐसी रह गया, और फिर -Y -BY। अब क्या करो? y में मैं क्या करता हूँ? y को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक, जो y है उसको मैं कॉमन निकाल लूँ, y प्लस का है, सॉरी, ये तो मैं y कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये रह गया 1 - b। तो ये आपका फॉर्मूला है सेविंग्स का, जो आपको याद करना है। ठीक, -C बार आपको पहले से पता है क्या होता है, y आपको पता है 1 - BY। अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। ठीक, ये कहलाता है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कहलाता है हमारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल हमें पढ़ना है, तो ये शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि अब हमने कंपोनेंट्स दोनों पढ़ लिए, उसके हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, C+S है ऊपर। तो अब इसका शेड्यूल बनाते हैं अपने लोग।
इनकम, कंजप्शन, सेविंग्स। ये अपना ही। ठीक, चलो हेडिंग डाल लेते हैं। ये हो गई इनकम, इसे वाई से डोनेट करेंगे। यहाँ ले लेते हैं कंजप्शन, ये सी से आ जाएगा। ठीक, यहाँ ले लेते हैं सेविंग्स। ठीक, ये हमारे यहाँ पे सेविंग्स आ जाएगी। और यहाँ पे ले लेते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है सी प्लस एस। तो डालते हैं, इनकम 0 है, 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक, चलो इसी के साथ टेबल को बंद भी कर देते हैं। ठीक, जब इनकम 0 है तो कंजप्शन 60 था, फिर 130 हुआ, 200 हुआ, 270, 340 और 410। अब खुद सोचो, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या था? सेविंग्स का फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था, इनकम माइनस कंजप्शन। कैसे? आपने पढ़ा y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर c को इधर ले जाओ तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस। एस का फॉर्मूला ये बन गया। अब तो फटाफट से अपने लोग लिख लेते हैं, -60, 100 माइनस 130, -30, 200 माइनस 200, 0, 300 माइनस 270, 30, 400 माइनस 340, 60 और ये कितना 90। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कंजप्शन प्लस सेविंग, 60 प्लस का 60 माइनस का तो 0, 130 प्लस का माइनस का 30 तो 100, 200 प्लस 0 200, 270 प्लस 30 300, 340 प्लस 60 400, 410 प्लस 90 500। तो आप देख सकते हो कि इनकम और कंजप्शन, आप देख सकते हो कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हैं? इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एस किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए इसका कर्व बना दो, तो इसका अपने लोग अब कर्व बनाएंगे। ठीक, कर्व पे कुछ नहीं करना है आपको, बस सबके कर्व याद है? जो सबके कर्व है आपको बस वो बना देना है। ठीक, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इनकम हो गई। वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस पे आपका सबसे पहला कंजप्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद सेविंग्स आ जाएगा और फिर एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। तो अपने लोग तीनों बनाते हैं हल्के हल्के करके। अब एक काम करते हैं, तीनों को अलग अलग कलर से बनाएंगे। तो तीनों को अलग अलग कलर से लिख देते हैं। कंजप्शन को ब्लू से बनाते हैं,
एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग्स को रेड से बनाते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को ग्रीन से बनाते हैं। तो कोई एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा वो तो देखा ही नहीं। चलो पहले सेविंग्स का बनाए, कंजप्शन का बनाए। हमने क्या पढ़ा, कंजप्शन जो है वो क्या है हमारा, माइनस का 60 है। ठीक, तो इतने ही डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, देखो मैं तो इस हो सकता है मेरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाए। डिफरेंशिएट कर जाए इसका मतलब क्या कहने का है, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का, यहां से लेके और जीरो तक का आपका, और जीरो से लेके जो भी आप सेविंग्स चूज करो, वैसे मैं एक्यूरेट हो सकता है यहाँ पे आएगा, ठीक, -60 और कंजप्शन था हमारा 60 से स्टार्ट। तो ये डिस्टेंस आपका बेटा बराबर होना चाहिए एग्जाम में, वरना आपका गलत बनेगा। ठीक, और क्या करना है अब, इन दोनों कर्वों को तो आपने प्लॉट कर लिया, बनाना बाद में। सबसे पहले आपको बनाना है सेविंग कर्व। इसको बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बनेगा। सेविंग कर्व अगर तुम देखो तो इनकम के बराबर है। इनकम के बराबर है मतलब 0 पे 0, 100 पे 100। तो अगर मैं बात करूं, ये कर्व करीबन आपका 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। ठीक, ये कर्व आपका जैसे बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये कर्व जो आपका बनता है, ये बनता है 45 डिग्री के एंगल। तो ये बना दो, तो ये क्या बन गया, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कंजप्शन का कर्व बनाना है। ठीक, ये बन गया तुम्हारा कंजप्शन का कर्व। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और कंजप्शन एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके जस्ट नीचे, रुक जाओ यार, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहाँ है, ये रही। आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे स्केल से लेना है आपको, ये यहाँ पे कंजप्शन कर्व जो है, वो सेविंग्स कर्व जो है, वो एक्स एक्सिस को काटना चाहिए। ठीक, तभी आपका ये जो है वो डायग्राम सही माना जाएगा। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ, इसको इसको थोड़ा सा ऊपर से लेंगे अपने लोग, इसे हटा देते हैं। ठीक, ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ मैं, देखो इस हिस्से को देखो खाली, ये 200 वाला हिस्सा है, खाली इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन, ये जो आपकी लाइन है, जहां पे कंजप्शन 200 है, वहां पे सेविंग 0 है, और वहां पे एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, 200 है। मतलब जहां पे कंजप्शन और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, वहीं पे क्या हो सकता है, हमारी सेविंग्स 0 हो सकती है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारी सेविंग्स 0 होती है। ठीक, यहाँ पे हमारी सेविंग्स 0 होती है। और ये वाला पॉइंट जहाँ पे कंजप्शन किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम कह सकता हूँ, तो यहाँ पे कंजप्शन इनकम के बराबर होता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, अब ये कौन बच्चा बताएगा, ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक नंबर के लिए इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ था,
तो अपने लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे था, ठीक। ये भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और कंजप्शन में, सॉरी, ये रहा यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, बीईपी है, शॉर्ट में इसे आप बीईपी बोलेंगे, ठीक। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो इस तरीके से कुछ आप इसके कर्व को यहाँ पे आपको बनाना होता है। तो ये था पूरा एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट और ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा क्यों होता है, तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपने लोग, कि लोग कहें कि ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मैं बात करूं, ठीक, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कब होगा, जब इनकम कंजप्शन के बराबर होगा या सेविंग्स जीरो के बराबर होगा, तब होगा। होगा नहीं होगा, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बेटा इसलिए हो रहा है, इनकम का फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस सेविंग्स, ठीक। 2 मिनट को अज्यूम करके देखो, अगर सेविंग्स जीरो है तो इनकम किसके बराबर निकल के आ जाएगी, कंजप्शन के बराबर निकल के आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक, आ जाएगी। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, पहला ये होता है, ठीक। दूसरा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये हमें पता है। इसके हिसाब से y अगर c के बराबर है तो c की जगह मैं y लिख लूं, यहाँ s आ जाएगा, ठीक। ये y इधर का जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो s क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपका काम करता है। तो बस आपको थोड़ा सा यही पढ़ना था। इस वीडियो में हमें खाली एग्रीगेट सप्लाई तक को कवर करना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे कि हम सेविंग्स कर्व की मदद से कंजप्शन कर्व कैसे बनाते हैं। सेविंग्स कर्व आपका ये रहा, कंजप्शन कर्व ये रहा। मतलब अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो के अंदर हम इसे कवर करेंगे, ठीक। यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।